देश में मस्जिदों में मंदिर तलाशने की बात हो रही है और मस्जिदों में मंदिरों के जो दावे किए जा रहे हैं उसको लेकर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। खूब सियासत उस पर हो रही है। न्यायालय के फैसले का विरोध संविधान में क्या पत्थर से कहीं लिखा हुआ है क्या? बाबा साहब अम्बेडकर लिख गए हों या किसी जगह पे इसका जिक्र हो तो बताना चाहिए। हम लोग उसकी बात ही नहीं कर रहे। जब पहले दिन सर्वे टीम गई तब तो कुछ उपद्रव नहीं हुआ, फिर रात में दबे पांव पत्थर कैसे छत पे चढ़ गए? या बहुसंख्यक सिर्फ मार खाने के लिए ही है क्या भारत में? सर्वे कमिश्नर अपॉइंट हुए और जाके वो सर्वे, तो ये कहीं ना कहीं इससे एक शक पैदा हुआ कि भाई क्या मसला है। आमतौर पर अदालती प्रक्रिया में भारत में तो समय लगता है ना। कौन इस तरह की अफवाहें फैलाकर समाज की शांति को भंग कर रहा? सर्वे होना, कानूनी पक्ष होना एक अलग बात है, कानून पेचीदा मसला है। लेकिन इसी के साथ एक सच्चाई ये भी है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, तभी हम ढूंढ रहे हैं। अगर वो नहीं होता तो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। बैठ के हर जगह खोदिए। भोजशाला में आप खुदाई कर रहे हैं, आप मथुरा में खुदाई कर रहे हैं, आप ज्ञानवापी में खुदाई की मांग कर रहे हैं, अजमेर भी खोद दीजिए, ताजमहल भी खोद दीजिए, कुतुब मीनार तक खोद दीजिए, खोदते रहिए। आपको मुबारक हो खोदना आपका। तो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा मुझे लगता है केंद्र सरकार को इस मामले में दखल देने की जरूरत है। केंद्र सरकार को एक गाइडलाइन लेकर आना चाहिए कि इस मामले में केंद्र सरकार को क्या लगता है। प्लीज सारे कुतर्क हैं, सबकी बात मैंने आ रहा हूं सर, एक बार खत्म कर लेंगे। सबकी बात मैंने सुनी। कह सकते हैं ना? नहीं, क्यों नहीं कह सकते हैं? रसातल का मतलब क्या होता है? नमस्कार, अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। देखिए, इस वक्त देश में मस्जिदों में मंदिर तलाशने की बात हो रही है और मस्जिदों में मंदिरों के जो दावे किए जा रहे हैं उसको लेकर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। खूब सियासत उस पर हो रही है। संभल से शुरू हुआ विवाद, संभल में सर्वे के नाम पर जो हिंसा शुरू हुई, जो विवाद, जो सियासत शुरू हुई, अब उसकी लपट अजमेर में भी दिखाई दे रही है। वहां पर भी एक वाद दायर हो गया है, उसको लेकर के भी अब लगातार सियासत हो रही है। लेकिन सवाल बड़ा ये है, जब आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि भाई मस्जिदों में मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसके बाद इस तरह की कवायद के मायने क्या है, किस लिए हो रहा है, केवल सियासत के लिए हो रहा है। तमाम जो ऐतिहासिक कारण गिनाए जा रहे हैं वो अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या इससे देश का माहौल नहीं बिगड़ेगा? ये तमाम अहम सवाल हैं। सभी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद अग्निहोत्री जी हैं, सबीर चौकागर जी हैं, अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कार्णिक जी हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, अनुराग वर्मा जी हैं, राकेश शुक्ला जी हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं। मैं चर्चा की शुरुआत विनोद सर आपसे करूंगा। एक बार फिर ये मंदिर मस्जिद का विवाद, मस्जिद में मंदिर ढूंढने की कवायद, संभल में हिंसा हो गई, अभी संभल इतना उबाल मार रहा है, खूब सियासत हो रही है। आज भी समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, उनको अपने घरों के बाहर पुलिस ने रोका हुआ है। माता प्रसाद पांडे जाना चाह रहे थे। दूसरी तरफ हम अब ये जो लपट है वो अजमेर तक पहुंच गई है। क्यों इस तरीके की राजनीति हो रही है? क्यों इसको बढ़ाया जा रहा है आगे? अभी यहाँ शांत नहीं हुआ, वहां पर आग लगाने की तैयारी क्यों हो रही है? इसका जवाब तो करीब करीब यहाँ बैठे पैनल सब लोगों को मालूम है कि क्यों हो रही है। क्योंकि ये पूरी राजनीति जो है, जो हिंदुत्व के ध्रुवीकरण की जो राजनीति शुरू हुई और राम मंदिर विवाद से शुरू हुई थी, और भारतीय जनता पार्टी की जो ग्रोथ है वो राम मंदिर आंदोलन से ही आगे बढ़ी थी। जब 2 सीटें आई थी 1984 में, उसके बाद जिस तरह से मंदिर आंदोलन आगे बढ़ा, 1983 में उसकी पहला सम्मेलन मुजफ्फरनगर में हुआ था और उसके बाद वो मामला आगे बढ़ता रहा। 2020 में जब ये समाधान सुप्रीम कोर्ट ने किया अयोध्या विवाद का, तो उम्मीद ये थी कि अब कोई विवाद नहीं होगा, इस पर इस तरह का नहीं होगा। क्योंकि एक तो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में पास हुआ था, उसमें भी उसको अलग रखा गया था अयोध्या के मामले को। बाकी मामलों को कहा गया था कि 1947 की जो 14 अगस्त 1947 जो स्थिति है उसी स्थिति में रहेंगे, था स्थिति बरकरार रहेगी। वो कानून अभी भी बरकरार है। अब अयोध्या के बाद ज्ञानवापी पर जब सर्वे के लिए अदालत गए, अदालत ने अनुमति दे दी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया और सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने ये कहा कि भाई कानून इस मामले में आड़े नहीं आता है कि उस स्थल का पुराना स्वरूप क्या था। अगर इसकी जांच कोई करना चाहता है तो इसमें कानून आड़े नहीं आता। कानून उसको यथास्थिति भंग ना हो उसके लिए है। तो अगर आप कोई जाके किसी मस्जिद को देख रहे हैं, किसी मंदिर को देख रहे हैं, इसकी दीवारों में क्या है, इसके स्ट्रक्चर में क्या है, तो उसमें कानून आड़े नहीं आता है। ये उन्होंने व्याख्या दी और उसके आधार पर ज्ञानवापी में सर्वे हुआ। मथुरा में भी उस तरह की प्रक्रिया चल रही है। अब संभल आ गया। अब संभल में हिंसा हो गई, आगजनी हुई, गोलियां चली, सब सामने है उसमें। अब वो साजिश है क्या है, सब सारी चीज़, न्यायिक आयोग भी बैठ गया जांच करने के लिए। और संभल के बाद अजमेर। संभल और अजमेर में देखिए 2 महत्व। संभल में जिस तरह 1.5 घंटे के अंदर सारी कार्रवाई हुई अदालत की, मतलब एप्लीकेशन मूव हुई, एप्लीकेशन मूव होने के साथ साथ तुरंत
जो है फैसला हुआ, एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ, एक्स पार्टी ऑर्डर के साथ साथ तुरंत सर्वे कमिश्नर अपॉइंट हुए और जाके वो सर्वे, तो ये कहीं ना कहीं इससे एक शक पैदा हुआ कि भाई क्या मसला है। आमतौर पर अदालती प्रक्रिया में भारत में तो समय लगता है ना, एक पक्ष एप्लीकेशन देता है, फिर कोर्ट पे तारीख देता है, फिर नोटिस जाता है, इसमें 10-15 दिन 20 दिन लगते हैं, महीना भर जो भी है। तो एक तो उसके बाद अजमेर में हो गया। अब संभल के मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है और हस्तक्षेप करके उस प्रक्रिया को रोक दिया है और कहा है कि हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट इस पर करेगा, वो एक न्यायिक कानूनी कार्रवाई है। लेकिन आज इंडियन एक्सप्रेस अखबार में शाजिया इल्मी जी का एक आर्टिकल है जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है और बड़ा डिटेल में उन्होंने लिखा है, और जिसका एसेंस ये है कि सही है अतीत में तमाम मंदिर तोड़े गए, तमाम धार्मिक स्थल तोड़े गए, ये सही है, लेकिन अब वो ना हमने तोड़े थे, ना आज के मुसलमानों ने तोड़े, ना आज के हिंदुओं ने कुछ। अब उसको लेकर के अगर आप हर जगह ये करेंगे तो पुराना भारत जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब फिर उन्होंने कहा कि डोंट किल ओल्ड इंडिया बाय न्यू इंडिया, इस तरह का आर्टिकल है। और वो भाजपा की प्रवक्ता है, बड़ी मुखर प्रवक्ता है। मुझे लगता है कि जो भी संवेदनशील नागरिक हैं इस देश के, उनको इससे चिंता होनी चाहिए। एक तरफ हम जब दुनिया में कहीं भी अल्पसंख्यकों पर, खासकर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, तो हम सब मुखर होते होना भी चाहिए। तो हमें ये भी देखना है कि हमारा भी व्यवहार अपने देश में अपने अल्पसंख्यकों के प्रति कैसा है, वरना उंगली हम पर भी उठेगी। एक ये दूसरा, जितना इस देश में इतने मंदिर हैं, इतने मस्जिद हैं, इतनी दरगाहें हैं, इतनी खानगाहें हैं कि आप कहाँ कहाँ खोजोगे जा करके, और ये सिलसिला कहीं ना कहीं तो रुकेगा ना। अगर नहीं रुकेगा तो फिर तो ये नया अखाड़ा बन जाएगा, फिर आपकी ग्रोथ रेट और आपका विकास और आपका सारी चीज़ें किनारे हो जाएंगी, सारा फोकस इसी पे हो जाएगा। अब पुलिस प्रशासन जिसको दूसरे काम करने चाहिए वो संभल को रोके कि अजमेर को रोके, इस पे लगे। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है जो भी लोग, और मोहन भागवत जी ने जब ये बयान दिया था कि हमें हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना, क्यों खोजना है, तो बड़ा समझदारी का बयान था, अच्छा बयान था, और उम्मीद थी कि इसका एक संदेश नीचे तक जाएगा, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख भी हैं, हिंदुत्व की राजनीति के सबसे बड़े पुरोधा हैं, वो हिंदुत्व की विचारधारा के सबसे बड़े पुरोधा हैं। तो अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उसका कम से कम पालन उनके समर्थक तो करेंगे, उनको मानने वाले तो करेंगे, भले उस संगठन में हो या ना हो। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है और उसके बाद खोजबीन शुरू हो रही है, तो मुझे लगता है कि दीर्घकालीन मामले में ये बात हित में नहीं है कि आप हर जगह, अब अजमेर शरीफ की दरगाह कोई मामूली दरगाह नहीं है, उसका एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। वहाँ हिंदू भी मुसलमान भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, सब जाते हैं। और एक और चीज़ है, लोगों को पता नहीं, सूफीज़म जो है और जो कट्टर इस्लाम है वहाबी, उसमें झगड़ा है। कट्टर इस्लाम कभी सूफीज़म को स्वीकार नहीं करता, जो अरबिक इस्लाम है वो सूफीज़म के खिलाफ है। सूफीज़म तो एक तरह से सिंथेसिस है हिंदू धर्म और इस्लाम की, ठीक है, क्योंकि वहाँ कीर्तन भी होता है कव्वाली के रूप में, वहाँ दिया भी जलाया जाता है, वहाँ चादर भी चढ़ाई जाती है, वो जो सारी परंपराएं, भाई कब्र की पूजा होती है ना वहाँ, तो एक तरह से बुत परस्ती हो गई वो, जो इस्लाम जिसके खिलाफ है। तो सूफीज़म तो पहले ही टारगेट पे रहा है। औरंगजेब के ज़माने में सूफी जो दारा शिकोह तो सूफी थे, और दारा शिकोह की भी हत्या हुई, दारा शिकोह के सबसे जूनियर समद की भी हत्या हुई यही। तो इसलिए जो है मुझे लगता है थोड़ा एक तो इस पर समझदारी से करना चाहिए, और ख़ास करके अदालतों को भी इस मामले में थोड़ा सा समझदारी दिखानी चाहिए कि भाई अचानक इतनी जल्दी त्वरित कार्रवाई न करें। अगर उनको कोई निर्णय देना भी है तो एक पक्षीय निर्णय तो ना दें, कम से कम दूसरे पक्ष को भी सुन लें, तब उसके बाद करें, जैसा कि एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो मुझे लगता है देश के हित में इस तरह के विवादों को बढ़ाना उचित नहीं है। बहुत सारे दूसरे मुद्दे हैं जिन पर इस देश को आगे बढ़ना है। समीर सर, राम मंदिर के मुद्दे के बाद जैसा जिक्र विनोद सर ने भी किया कि उसके बाद था कि इस तरह की चीज़ों पर कमी आएगी, लेकिन अभी वर्तमान में करीब 14 ऐसे मामले हैं चल रहे हैं, जिसमें कुछ में 3 में सर्वे की बात हो रही है, अब अजमेर का भी जिक्र हो गया। सवाल ये है, क्या अभी जो हम बांग्लादेश को लेकर बार बार उदाहरण देते हैं कि वहाँ पर मंदिर तोड़ दिया, वहाँ पर मूर्ति तोड़ दी, ये परिस्थिति एक हम बना रहे हैं, क्या इस तरीके की राजनीति से एक डर सिविल वॉर का भी नहीं पनपेगा? सियासत तो अपनी जगह चमक रही है भाई, विपक्ष अपने हिसाब से चमका रहा है, सत्ता पक्ष अपने हिसाब से चमका रहा है, जिसको जो सूट कर रहा है, लेकिन जनता के बीच में नहीं, इसे एकदम सिविल वॉर मान लेना कि ये सिविल वॉर की तरफ, मतलब मुझे लगता है ये बहुत मतलब जल्दी ऐसी स्थिति नहीं है सिविल वॉर जैसी। लेकिन जो संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के बयान का जो बार बार जिक्र होता है कि भाई हर मंदिर के नीचे हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है,
तो देखिए कुछ जो जितने भी जो दावे किए जा रहे हैं, जितने भी लोग कोर्ट में जा रहे हैं, वो संघ नहीं जा रहा है या संघ की भूमिका उसके अंदर नहीं है। एक इंडिविजुअल व्यक्ति या दूसरे हिंदू संगठन के लोग या दूसरे हिंदुत्व को लोग हैं, वो इसके अंदर जा रहे हैं। संघ ने सहमत है, न संघ का इसके पीछे कोई बैकिंग है। तो संघ ने तो बहुत स्पष्ट कर दिया था कि राम जन्मभूमि एक मूवमेंट अलग था, संघ ने उस आंदोलन में हिस्सा लिया और उसके बाद संघ किसी इस तरह के आंदोलन में सहभागी नहीं होगा। तो संघ को उसके साथ जोड़ना, मतलब जिस तरीके से बार बार आते रहता है कि भाई संघ क्या कर रहा है, संघ के हस्तक्षेप क्यों नहीं है, तो संघ का उससे कोई कंसर्न नहीं है। दूसरे व्यक्ति है जो लोग इसके अंदर शामिल है। देखिए जब वर्षी एक्ट की बात हुई, जब चंद्रचूड़ साहब के पास सुनवाई हो रही थी, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि अगर कोई जाता है तो उसमें सुनवाई हो सकती है, वहाँ पर क्या स्थिति है जांच की जा सकती है, उस पर उन्होंने रोक नहीं लगाई थी। और उसी आधार पर लोग जा रहे हैं और लोअर कोर्ट सुन रही है। अब कल जस्टिस खन्ना साहब ने इस मामले को लेकर 8 जनवरी तक की रोक लगा दी है और उन्होंने कहा है कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को भी देखना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा मुझे लगता है केंद्र सरकार को इस मामले में दखल देने की जरूरत है। केंद्र सरकार को एक गाइडलाइन लेकर आना चाहिए कि इस मामले में केंद्र सरकार को क्या लगता है, क्या हिंदुस्तान के अंदर जितनी मस्जिदें हैं सबकी एक बार सर्वे होना चाहिए। अगर केंद्र सरकार को लगता है कि इस तरीके से किया जा सकता है तो सरकार आगे बढ़े और सबकी एक बार जांच करवाए, सर्वे करवाए और उसके बाद जो स्थिति है वहाँ एक बोर्ड लगा दे, जैसे कुतुब मीनार को लेकर लगा हुआ है कि यहाँ पहले जैन मंदिर था और वहाँ पर कुतुब मीनार बनी हुई है, तो उस तरीके से आगे बढ़े। मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार को इस मामले में अब आगे बढ़कर कोई गाइडलाइन तय करना पड़ेगी कि भाई केंद्र सरकार क्या चाहती है इस मामले में। केंद्र सरकार ये कहकर बच नहीं सकती कि भाई कोई संस्था इसके अंदर जा रही है और ये कोर्ट का मामला है, लोअर कोर्ट ने कहा है तो उसके ऊपर हमारा कोई रोल नहीं है। केंद्र सरकार को इस मामले में दखल देना पड़ेगा और मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले को देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या चाहता है। जब तक वर्शिप एक्ट को लेकर एक डिटेल में ऑर्डर पास नहीं होगा, या तो मुझे लगता है कि जितनी मस्जिद है एक बार सबकी जांच हो जाए। भाई अगर जाते हैं तो आप सर्वे करवा लीजिए और उसके बाद जो वास्तविकता आ जाए, भले ही वो तोड़ी नहीं जाए लेकिन उसकी वास्तविकता पता हो जाए। तो ये केंद्र सरकार को अब देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे लग रहा है ये चीज़ें बढ़ेंगी। और अभी सिर्फ 16 मामला नहीं है, इसे 64 इश्यूज ऑल ओवर इंडिया में है जो इस तरीके के मामले को लेकर कोर्ट के अंदर मामले हैं। हालांकि केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में वहाँ की राज्य सरकारों ने इसको रोक दिया है और इसके कारण वहाँ मामले बढ़े नहीं है। उत्तर भारत में जिस तरीके से मतलब तुरंत चीज़ें हुई है तो उसके कारण ये मामला आया है। लेकिन संभल के मामले को लेकर ये भी देखना चाहिए कि सिर्फ एक सर्वे के आधार पर वहाँ दंगा नहीं हुआ। दंगा करने वाले लोग कौन थे, वहाँ कौन लोग थे, किन लोगों ने इकट्ठे हुए, किन ने पथराव किया, इतने सारे पत्थर वहाँ कैसे इकट्ठे हो गए जो लोगों पर चला दिए गए, हिंसा किसने की। तो मुझे लगता है कि वो भी पक्ष देखना पड़ेगा कि हिंसा करने वाले लोग कौन थे। सर्वे एक अलग इश्यू है और हिंसा, उसकी आड़ में हिंसा करना और समाज का माहौल खराब करने वाले लोग कौन थे वो भी अलग होना चाहिए। अगर कोर्ट ने अब तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हाई कोर्ट जाना है, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कहे कि लोअर कोर्ट इस मामले में निर्णय नहीं लेगी, हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगी। इस मामले में अब आगे क्या होता है देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दी है। ठीक है हर्षवर्धन से, संभल में जिस तरीके से हिंसा हमने देखी, तमाम चीज़ें अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा यूपी पुलिस पर भी आ रहा हूँ, सियासत भी इसके साथ ही है। यूपी पुलिस क्या स्थिति संभाल सकती थी, ऐसा हो नहीं पाया या वाकई परिस्थितियां हाथ से निकल गई, इसको लेकर अब खूब राजनीति हो रही है। विपक्ष अखिलेश यादव लगातार हमलावर हो रहे हैं, एक के बाद एक बयान। रामगोपाल यादव तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई जज जो है वो देश जला रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि सत्ता पक्ष को भी, छोटे मोटे जज इसी तरीके की बात, और दूसरा सत्ता पक्ष जो है उसकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस तरह के मामले आ रहे हैं तो आए तो किस तरीके से आगे बढ़े, या केवल एक फैसला आए और सर्वे करने के लिए टीम पहुंच जाए उसके बाद इस तरह की परिस्थिति बन जाए। तो सियासत तो दोनों तरफ हो रही है लेकिन बयानबाजियों के बीच पिस तो जनता जा रही है। देखिए, एक तो ये है कि कहीं भी कोई घटना होगी तो सरकार और पुलिस उसी पर सवाल खड़ा करना होगा, इसमें कोई बट नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार और संभल की पुलिस, उन्हीं पर ये सवाल खड़ा होना चाहिए। लेकिन पहले कुछ तथ्य जरूरी है जो जानना है। एक तो ये कि 1.5 घंटे में वो निर्णय नहीं आया, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशन कोर्ट में कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरह रजिस्ट्री नहीं होती कि आज आप लिस्ट करेंगे 1 महीने बाद तारीख मिलेगी, ऐसा नहीं होता। सेम डे हियरिंग होती है और वो कोई ऑर्डर नहीं है। जो ये भी कहा जा रहा है, लीगली समझना चाहिए, ये कोई एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं है। उन्होंने सर्वे में जो जफर अली वहाँ मस्जिद कमेटी के चेयरमैन थे उनको भी नोटिस गई, वो भी 19 तारीख को शामिल हुए। शाम हो गई, शाम को रोशनी कम हो गई और शाम को ही उसी दिन वहाँ जो जियाउर रहमान बर्क हैं उनकी अगुवाई में विरोध प्रदर्शन और हंगामा होने लगा, वो रुका। 23 तारीख को फिर से किया गया, 24 तारीख की सुबह से सब कुछ हुआ। सर्वे होते होते पत्थरबाजी शुरू हो गई। अंदर सर्वे, बाहर पत्थरबाजी। ये पत्थरबाजी करने वाले कौन से लोग हैं
न्यायालय के फैसले का विरोध संविधान में क्या पत्थर से कहीं लिखा हुआ है क्या? बाबा साहब अम्बेडकर लिख गए हों या किसी जगह पे इसका जिक्र हो तो बताना चाहिए। हम लोग उसकी बात ही नहीं कर रहे। 24 ट्रॉली, ट्रैक्टर ट्रॉली जो होती है ना, 24 ट्रॉली पत्थर मिले हैं। और हमें तो जो इस्लाम के जानकार बताते हैं, क्योंकि हमारा तो, मैं तो न इस्लाम का प्रैक्टिशनर हूं न जानता हूं, तो मेरी जानकारी लगभग बहुत कम है। लेकिन मैं जो सुनता हूं तो कहते हैं इस्लाम में किसी भी जगह पर इबादत गाह नहीं बनाई जाती अगर जा सकती है, अगर पहले से वहां कुछ तोड़ के नहीं बनाया जा सकता, नापाक जगह पर नहीं हो सकती उनके हिसाब से कहीं है। तो अब बताइए, जहां जहां मंदिर है अगर वहां मस्जिद बनी हुई है तो ये तो बड़ा गलत काम कर रहे हैं लोग। क्या कोई भी इस्लाम, सच्चा इस्लाम को मानने वाला सच्चा मुसलमान, उसके साथ तो धोखा हो रहा है। वो तो अल्लाह की इबादत करने जाता है, बड़े पाक मन से जाता है, वहां उसको नापाक तरीके से करना पड़ रहा है सब। कुतुब मीनार में सब कुछ लिखा हुआ है ना कि जैन हिंदू मंदिर तोड़ा गया, सब कुछ किया गया, तो हम क्यों कुतुब मीनार की प्रतिष्ठा में नहीं? ये भी पता होना चाहिए क्या कुछ हुआ। हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं खोजेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जब मोहन जी ने कहा था, इसी देश में वो सो कॉल्ड फ्रॉड सेकुलर कहते हैं ना, क्या हिंदुओं का ठेका लिया है क्या संघ ने? नहीं लिया है भैया, हिंदुओं का कोई ठेका ले ही नहीं सकता। हमारी एक पुस्तक नहीं है, हमारा एक पैगंबर नहीं है। हम तो ऐसे लोग हैं जो चारवाक दर्शन भी मानते हैं, मंडन मिश्र शंकराचार्य रहते हैं, हम तो उसी प्रयाग की भूमि से हैं जो शास्त्रार्थ की भूमि। मैं कह रहा हूं कि कोई ये कैसे कह सकता है कि आप अदालत नहीं जा सकते, आपके मन में कोई विचार आया आप लोकतंत्र के दायरे में? ये कौन सा, ये फ्रॉड सेकुलरिज्म है जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के जरिए हिंदुओं को दबाने के लिए लाया गया। क्या झगड़ा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। न्यायालय में जाइए, दोनों पक्ष जाए, पत्थर क्यों इकट्ठा करना, चाकू क्यों इकट्ठा करना, गोली क्यों चलाना? हम लोकतंत्र में रह रहे हैं या मध्ययुगीन बर्बर अफगानिस्तान पाकिस्तान में रह रहे हैं? मुझे लगता है बेसिक्स पर बात हो, नियम कानून के दायरे में। बिल्कुल मस्जिदों के नीचे शिवलिंग मंदिर नहीं खोजना है, लेकिन जो टूटे हैं, जरा सोचिए सच्चे मुसलमान को ये लोग कहां ले जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ ले जा रहे हैं वो एक पक्ष है आपका, लेकिन सवाल इसीलिए हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से हिंसा हो गई और हिंसा के बाद जो माहौल बन गया, इस पर सियासत का एंगल बहुत बड़ा है। पब्लिक भी समझ रही है, सब कुछ देख रही है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमने संभल में देखा दंगा करने आ गए, 4 मौतें हो गई। सवाल ये है कि ये रुकेगा कैसे? इस तरह के मामले आते रहेंगे। चलिए ठीक है, मेरे पास अधिकार है, कल को मैं कहीं पर भी सवाल उठा दूंगा, कोर्ट चला जाऊंगा, लेकिन सियासतदान क्या कर रहे हैं? आदर्श, इसको शुरुआत में दूसरी तरह से करना चाहूँगा कि संघ प्रमुख ने कहा कि हर मस्जिद के नीचे आप मंदिर ना ढूंढें, लेकिन इसी के साथ एक सच्चाई ये भी है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, तभी हम ढूंढ रहे हैं। अगर वो नहीं होता तो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। और हम ये किस विचारधारा की बात कर रहे हैं कि हम इतिहास में जो गलत हुआ उस गलत को गलत रहने देंगे और उसको नजरअंदाज कर देंगे? क्या हम उसको सुधार नहीं सकते, या जितना सुधार सकते हैं उसको सुधार नहीं सकते? आपने अभी एक और बात करी कि गृह युद्ध की स्थिति हो जाएगी। जब मंदिरों के ऊपर मस्जिद बन रहे थे तब क्या कभी गृह युद्ध की स्थिति बनी, या गृह युद्ध की बात हुई, या गृह युद्ध के डर से ऐसा नहीं हुआ? तो आज ऐसा डर क्यों? नंबर 2 बात आती है, आपने जो अभी सवाल पूछा कि राजनीति। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य ये रहा है कि हर प्रदेश में 1 या 2 राजनीतिक दल ऐसे हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से ही वो राजनीति में है। अगर तुष्टीकरण की राजनीति ना हो तो वो राजनीति में ही नहीं होते। तो ऐसे मामलों में उनका सबसे पहले कूद के आगे आ जाना और अपनी राजनीति को चमकाना, वो उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। और सन 90 के बाद से जो पहले कांग्रेस करती थी, वो कांग्रेस से उन्होंने एक तरह से जो वो दौड़ होती है कि वो बैटन लेके वो आगे दौड़ लिए, तो वो समाजवादी पार्टी और लालू जी की पार्टी और ममता जी की पार्टी, सारी पार्टियों ने वो बैटन लेके वो आगे दौड़ गए और कांग्रेस उसको वो पीछे रह गई। तो ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति और हिंदुओं को एक हाशिए में रखने का जो माइंडसेट था कि हिंदुओं को जातियों में बटे रहने दो, इनका राष्ट्रीय राजनीति में कोई रोल नहीं है। और इसी तरह से राजनीति चली है तो वो आज भी उसी पे चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बदली है राजनीति, इनको आत्मचिंतन और आत्ममंथन की जरूरत है कि तुष्टीकरण की राजनीति शायद बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी।
नहीं चलेगी, लेकिन सवाल यही तुष्टीकरण की राजनीति एक तरफ से हो रही है, दूसरी तरफ से जो राजनीति हो रही है सवाल उस पर भी होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर ठीक है मस्जिद के नीचे मंदिर है, आप उसकी जांच कीजिए, बाकी फैसला तो आखिर में कोर्ट करेगा। सर्वे अगर हो रहा है तो सर्वे से मुझे भी कोई दिक्कत नहीं लगती, लेकिन सर्वे को जिस तरीके से एक पॉलिटिकल टूल बना दिया गया, उसके बाद जिस तरीके की हिंसा हो जाती है, तो अगर सवाल आप बीजेपी पर उठाते हैं तो सवाल बाकी दलों पर भी तो उठेंगे ना कि ठीक है बीजेपी आप एक आइडियोलॉजी से उसको जोड़ देते हैं कि भाई इस तरह की आइडियोलॉजी है। आप क्या कर रहे हैं? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि सारा भाईचारा निभाने की जिम्मेदारी हिंदुओं की है। हाँ, वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं होना चाहिए, ये मांग माननी चाहिए। यूसीसी एनआरसी लागू नहीं होना चाहिए, ये मांग भी माननी चाहिए हिंदुओं को, ठीक है। और आपके जो भी अन्य मामले हैं उनकी तरफ से जो भी मांग उठती है उसको मानना चाहिए, भारत सरकार को भी, न्यायालय को भी और भारतीय हिंदू समाज को भी। अब जो संभल की बात बार बार आती है, तो जब पहले दिन सर्वे टीम गई तब तो कुछ उपद्रव नहीं हुआ, फिर रात में दबे पांव पत्थर कैसे छत पे चढ़ गए, और इतने पत्थर, फिर दूसरे दिन ये पथराव क्यों हुआ? तो सर्वे हो जाने देते भाई, यही तो कहा जा रहा है कि सर्वे हो रहा है, सर्वे होने दीजिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्यों सर्वे नहीं होना चाहिए? मूल प्रश्न तो ये है। अभी एक दर्शक का आ रहा था, इसमें उन्होंने कहा कि सच सामने आना चाहिए और जो गलती हुई है उस पर सुधार होना चाहिए, तो हो जाना चाहिए। सर्वे में क्या समस्या है भाई? आप कागज मांगा जाएगा तो आप कहोगे हम कागज नहीं दिखाएंगे, मतलब सब कुछ आप जो चाहेंगे और बाद में आपके पास एक कार्ड होगा कि हम अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक सिर्फ मार खाने के लिए ही है क्या भारत में? अरे इसी देश में 750 मंदिरों का रानी अहिल्याबाई ने जीर्णोद्धार करवाया है। क्यों कराया? यदि नहीं हुआ था अतिक्रमण और नहीं गुंबज बने थे तो उनको क्यों कराना पड़ा? नहीं कराना पड़ा। ऐसे बहुत सारे जगहें हैं, दरगाह हो। अब फ्लाईओवर के ऊपर कौन दरगाह बनाता है भाई? रेलवे स्टेशन में कौन सा दरगाह बन जाता है भाई? तो ये सब चीजें क्या जांच नहीं होनी चाहिए इसके कि कहां से ये पैदा हो रहे हैं? और यदि जांच हो रही तो आपको आपत्ति क्यों है? यदि आप सही हो और वास्तविकता है उसमें कहीं कोई हिंदू धर्म स्थल नहीं है। 2.5 दिन में कभी कोई मस्जिद बनी है क्या? और अजमेर में क्यों है 2.5 दिन में? अरे कौन सा ऐसा इराकी और कौन सा ऐसा मुगल कारीगर था जो 2.5 दिन में बना देगा मस्जिद? अरे संस्कृत विद्यालय को आपने तोड़ा, आपके बादशाह ने कहा कि हमको 2.5 दिन में चाहिए, आपने तोड़ के और उसको मस्जिद बना दिया और कह दिया ये मस्जिद है। अजमेर शरीफ भी तो राजे का जगह है। जहाँ तक सूफियों की बात है, मैंने एक किताब में पढ़ा कि जब भारत में सूफी आए तो हाँ, एक हाथ में उनके चाकू था और दूसरे हाथ में कुरान था, और यहाँ आके उन्होंने वही किया। इसलिए मुझे लगता है कि ना संघ है इसमें, ना हिंदू है इसमें। जो भी सर्वे की बात हो रही है, सभी जगह का सर्वे होना चाहिए, वहाँ बोर्ड लगना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उसका आप स्वरूप बदलो, लेकिन वहाँ इस बात की जानकारी तो भारतीय नागरिक को होना चाहिए कि ये कौन सा स्थल है और किसने अतिक्रमण किया है। इसलिए इस पे कोई राजनीति नहीं हो रही है। राजनीति वहां पे हो रही है कि पत्थर चलने पे रामगोपाल यादव का बयान आता है कि बूथ कैप्चर करोगे तो पत्थर तो चलेगा। वोट के लिए आप जिहाद करेंगे तो सही है, लव जिहाद करेंगे वो सही है, राजनीतिक दल बयान देंगे वो सही है, लेकिन सर्वे की मांग करना हिंदुओं का गलत है, ये ठीक नहीं है। ये हम सवाल है, जाहिर सी बात है, इसीलिए सवाल है पुण्यवा जी, बड़ा सीधा सा सवाल है। अखिलेश यादव के पिछले दिनों के जितने बयान हम देख लें, रामगोपाल यादव हैं, विपक्ष के तमाम नेता, असदुद्दीन ओवैसी जो सवाल उठा रहे हैं, सर्वे से दिक्कत क्यों है? नहीं, सर्वे से दिक्कत क्यों है ये तो बहुत बेसिक सा सवाल है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि सर्वे क्यों नहीं? सर्वे क्यों? 800 साल पहले, 900 साल पहले कोई चीज हो गई, अब हम आज ठीक रहा उसका फोड़ेंगे किसी के ऊपर, और आज हम हर मंदिर की खोज करेंगे, हर मस्जिद को खोद के। 800 साल पहले का जो भारत था वो आज का स्वरूप था क्या उस भारत का? अभी किसी ने कहा कि उस समय गृह युद्ध की स्थिति नहीं आई तो अब क्यों आएगी? वो भारत क्या वही भारत था, रिपब्लिक था जो आज है? अगर उस समय अगर उस युद्ध तो था ही, और अगर हमें खोदना ही है तो फिर 800 साल पहले की खुदाई क्यों करें? हम 1300 साल पहले की कर लें, फिर तो हमें बौद्ध विहार मिलने लगेंगे हर मंदिर के नीचे। सिर्फ 800 साल हम क्यों जाएं? हम 1500 साल पहले चले जाएं, और वो हमारी हिस्ट्री है। तो आप ये बताइए कि आप इस देश को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन, द्वापर काल के भी खुदाई में इनको आपत्ति है। राम मंदिर कब कालखंड का है? नहीं तो फिर ठीक है ना, तो सतयुग का था, द्वापर का है मथुरा, उसमें भी दिक्कत है।
नहीं तो आप उसी खुदाई में लग जाइए, फिर आप पूरे देश को खोद डालिए, क्योंकि इनकी लिस्ट तो बहुत बड़ी है। जहां तक मेरी जानकारी शायद 30,000 इन्होंने आइडेंटिफाई कर रखे हैं। तो खोदिए, फिर 30,000 जगह पे खोदते रहिए, खोदते हुए रसातल तक चले जाइए, देश भी रसातल में जाएगा। आप जो ये सोच रहे, जो ये नहीं, सर्वे का मकसद क्या है ये बताइए। सर्वे का मकसद जो भी डिमांड कर रहे हैं क्या है, कि हम उसको आगे उसका क्या इस्तेमाल करेंगे। कल को ये एस्टैब्लिश हो गया कि सर्वे में यहाँ मंदिर था, तो फिर कल को 4 ऑर्गेनाइजेशंस खड़े हो जाएंगे कि हमें वहाँ पूजा करना है, हमें वहाँ घंटी बजानी है, हमें वहाँ आरती करनी है। ये सच है कि मंदिर तोड़े गए थे, लेकिन जो 800 साल पहले, जो 1500 साल पहले हुआ, उसको हम आज अब सुधारने बैठेंगे। मैंने बहुत जिम्मेदार मंत्री हैं एक केंद्र के, गिरिराज सिंह, उनको कहते सुना कि नेहरू जी ने अगर 47 में ये ठीक कर दिया होता। अरे तो नेहरू जी क्या वो 30,000 जगहों पे बैठ के फावड़ा लेके खुदाई करवाते हैं ठीक करने के लिए, या आगे देश को कैसे ले जाना है इसको देखते। अब आज आप खुदाई कराना शुरू करिएगा तो जो स्वरूप आज देश का है और जो आज राजनीति का स्वरूप है दोनों तरफ से, तो क्या आपको लगता है कि देश में शांति रहेगी, देश कहीं आगे बढ़ पाएगा? दोनों तरफ से हिंदू और मुसलमान तलवारें, भाला, खंजर लेके खड़े हो जाएंगे। आप क्या वही चाहते हैं? दूसरा एक बात और, मुझे खत्म कर लेने दीजिए, खत्म कर लेने दीजिए, खत्म कर लेने दीजिए प्लीज। सारे कुतर्क हैं, सबकी बात मैंने सुनी, सर एक बार खत्म कर लेंगे, सबकी बात मैंने सुनी। कह सकते हैं ना, नहीं क्यों नहीं कह सकते हैं? रसातल का मतलब क्या होता है? जीडीपी ग्रोथ की बात कर लीजिए, भारत की जीडीपी ग्रोथ की बात कर लीजिए। जिस वक्त कहा जाता था उस वक्त सबसे ज्यादा दंगे होते थे, हिंदू मुस्लिम दंगे सबसे ज्यादा किस वक्त हुए? कैसी बात कर रहे हैं? झूठ बोलते हैं देश के साथ। आज ही जीडीपी घटने की खबर आ गई भाई, यही सबसे खतरनाक बात है। जब जीडीपी ग्रोथ कम था तो आप उसको हिंदू ग्रोथ रेट कहते थे। ये बड़ा विचित्र है और ये कुतर्क कर रहे हैं। आप लोग सुनिए, जब आप लोग बोलते हैं तो मैं किसी को नहीं टोकती हूँ, सुनिए। बोलने दीजिए ना। अगर एक महिला है अकेली हमारी पैनल में, एक कानून है देश में, सरकार आके क्लियर करे कि वो उस कानून का पालन करना चाहती है या नहीं चाहती है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है आज की देश में, उसको चुनौती दी गई है। सरकार 21 से लेके अभी तक करीब 8 से 10 बार उसको टाल चुकी है। सरकार क्लियर करे आज आके कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हमें नहीं मानना है, नहीं लागू करना है, हम इसको बदल रहे हैं और ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का अब कोई रेलेवेंस नहीं रह गया है। देश चाहेगा तो फिर उसको एक्सेप्ट करेगा, चाहे नहीं करेगा। दूसरा, न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल इस केस में रोक लगा दी है, लेकिन जिस दिन चंद्रचूड़ जी ने यह कहा था कि सर्वे पे कोई रोक नहीं है, तो ये क्या एक कानून जब एग्जिस्ट कर रहा है तो उस एक प्रक्रिया को आप शुरू करा के संदेश क्या देना चाहते हैं? तो न्यायालय को भी ये सोचना पड़ेगा कि जब एक कानून है और वो उसके समक्ष पेंडिंग है तो उस पर अपना मत दे दे, उसको पेंडिंग इतना लंबा ना रखे। केंद्र सरकार को चाहिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे अपना मत दे दे, उसको पेंडिंग ना रखे। ठीक है, अगर केंद्र सरकार कहती है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमें नहीं मानना, हम 47 के पहले की स्थिति में जाएंगे, तो बेशक आप खोदते रहिए, बैठ के हर जगह खोदिए। भोजशाला में आप खुदाई कर रहे हैं, आप मथुरा में खुदाई कर रहे हैं, आप ज्ञानवापी में खुदाई की मांग कर रहे हैं, अजमेर भी खोद दीजिए, ताजमहल भी खोद दीजिए, कुतुब मीनार तक खोद दीजिए, खोदते रहिए। आपको मुबारक हो खोदना आपका। देश आज दुनिया की सबसे चमकती अर्थव्यवस्था है। भारत रसातल में तब जाता था जब 3%, 3.5% कह के उसको इस देश के फ्रॉड सेकुलर्स ने हिंदू ग्रोथ रेट का नाम दिया था, बेईमानी की थी। जब राम मंदिर पर लड़ रहे थे तो उत्तर प्रदेश देश के बीमारू राज्य में था। आज राम मंदिर बन गया, खोद कर बना, तो देश और उत्तर प्रदेश उस शानदार अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है जिसकी हर कोई उम्मीद करता है। आज देश के सबसे बेहतर राज्यों में एक्सप्रेसवे, हाईवे, एयरपोर्ट सबसे बेहतर उत्तर प्रदेश दिखता है। दुनिया के राज्यों में कहीं इन्वेस्टमेंट आता है तो उत्तर प्रदेश में आता है। आज हमारी पहचान काशी, मथुरा, प्रयाग से है और काशी से है, इसीलिए आज दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट यहां आ रहा है। ये जो फ्रॉड फैलाया जाता है कि हिंदू धर्म को खोजेगा तो देश रसातल में जाएगा, ये फ्रॉड सेकुलर नैरेटिव जो देश में बेईमानी की तरफ ले जाता है। आंकड़ों पर बात कीजिए तो इस पर बात हो सकती है, ये विचार नहीं हो सकता है। और अगर ये कहा जा रहा है कि भैया चंद्रचूड़ ने सब बुरा कर दिया, कितने बेईमान ये लोग हैं। जब चंद्रचूड़ आए थे तो सब ये लेफ्ट लिबरल कबाल के सबसे प्रिय लोग थे और आज वो रिटायर हो गए। इतनी बेईमानी करिएगा, थोड़ा तो शर्म रखिए, कहीं तो जाकर रुकिए। और मैं फिर कह रहा हूं,
फैसलों के आधार पर तय करना, ये कानून की व्याख्या करना होता है। आप चाहेंगे आपके लिहाज से हो तो ये फांसीवाद है, इस फांसीवाद को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और एक चीज बस, मेरा एक आग्रह ये है कि केंद्र सरकार जो है एक आयोग बनाए और इस देश के जितने मंदिर, जितनी दरगाहें, जितनी मस्जिदें, जितने धर्म स्थल हैं, सबका सर्वे कराए कि किसके नीचे मंदिर है, किसके नीचे मस्जिद है, किसके नीचे बौद्ध मठ है, किसके नीचे जो है चर्च है, सबका सर्वे कराए और चाहे उसमें 10 साल लगे, और ताकि देश की ग्रोथ रेट 50% हो जाए। क्योंकि ये करने से अगर ग्रोथ रेट बढ़ती है तो देश बहुत, मतलब आज 4.5% आया, घट गई तो 5% हो गया है GDP क्वार्टर का। हो सकता है इस सब करने से 50% हो जाए ग्रोथ रेट वर्ल्ड की जीडीपी का। हम तो सरकार इस पर पूरा एक सारा काम छोड़ के यही कराए, तो एक बार ये सर ये वंस एंड ऑल सेटल ही हो जाए क्वेश्चन। और सारे फिर, क्योंकि शक हूण खाली मुस्लिम ही नहीं आए इस देश में, यूनानी आए, शक आए, हूण आए, कुषाण आए। चलो आर्यों पर आप बहस कर लीजिए, कोई कहेगा आए, कोई कहे नहीं आए, लेकिन इन पे तो कोई बहस नहीं है। शक, हूण, कुषाण, मंगोल, यूनानी, और उसके बाद ये हमारे जो अफगानी और तुरानी, ईरानी सब आए, तो सब पर फिर एक बार हो ही जाए, वन सेटल हो जाए क्वेश्चन। सवाल ये है कि चिंता तो करनी होगी, चाहे मंदिर नीचे है या मस्जिद ऊपर है या जो भी निकल कर आता है। एक तो सर्वे से दिक्कत क्या है सीधे तौर पर, पहली बात तो ये, उसको लेकर सबकी अपनी अपनी मिलीजुली राय है, लेकिन उस पर सियासत जिस तरीके से हो रही है वो उस पर सबसे बड़ा सवालिया निशान है। एक पक्ष पर तो आप कह देते हैं कि भाई उनकी आइडियोलॉजी रही, दूसरा पक्ष कुछ भी कहता रहे, किसी भी मुद्दे पर कहता रहे, किसी भी तरीके से जोड़ता रहे उसको सिर्फ तुष्टिकरण के नाम पर, यह आरोप भी लगते हैं। मैंने पिछले ही खबरों खिलाड़ी में एक बात कही थी आदर्श, और उसी को दोहराऊंगा कि हम अब धीरे धीरे एक ऐसा राष्ट्र बनते जा रहे हैं जो अपने इतिहास से लगातार लड़ते हुए वर्तमान में जीने की कोशिश कर रहा है। और मुझे लगता नहीं है कि इतिहास से इस तरह लड़ा जा सकता है। जो हुआ वो सत्य है और उस सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। हमारे देश में जिस तरह के हमने आक्रमण सहे, 1000 साल तक जिस तरह से इस देश ने जो कुछ भी भोगा, और वो किसकी खता है ये भी एक बड़ी लंबी बहस का मुद्दा है। हमारे ही पूर्वज थे। अगर बाहर से आक्रमणकारी आए और आप नहीं लड़ पाए या आप में एका नहीं रहा, तो उन गलतियों की सजा आज के समाज को नहीं दी जा सकती। जिस दौर में ये सब हुआ है तब न लोकतंत्र था, न संविधान था, न भारत उस स्वरूप में मौजूद था जिस स्वरूप में वो आज है। अब अगर हम चाहेंगे कि उस पूरे इतिहास से लड़ते रहें और इतिहास की जो लकीरें हैं उनको मिटा दिया जाए, तो वो एक नक्शा नहीं है, वो सच है। पहले तो इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और जो लोग ये मानते हैं कि ऐसा हुआ है, तो उनको मैं ये बता दूं ऐसा होता ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। कुतुब मीनार पे नहीं लिखा है, दुनिया भर की हर धर्म स्थल पर ये लिखा हुआ है। तुर्की की सबसे बड़ी ब्लू मॉस्क जो है सोफिया, उसमें आप जाकर देखिए, वो उस जमाने में उस समय का सबसे बड़ा चर्च हुआ करता था। उस चर्च को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई। फिर कमाल पाशा जब आए, जो कि उदार स्वभाव के थे, तो उन्होंने उसको एक संग्रहालय में बदल दिया जो सर्वधर्म संभाव की बात करे। और वहां पर अल्लाह अकबर और ईसा मसीह की और मदर मेरी की तस्वीरें एक साथ रही एक ज़माने में। लेकिन फिर जब ये एर्दोगन आए हैं तो इन्होंने फिर से उसको मस्जिद में। तो ये जो शासक होते हैं उनकी जो सरपरस्ती होती है, उनकी सरपरस्ती में जो उनकी विचार होते हैं वो प्रवाहित होते हैं और उसी प्रवाहित से। लेकिन जो लोग दंगा करा रहे हैं, पत्थर फिकवा रहे हैं, इनकी बड़ी गलती है जो इस तरह की साजिशों के शिकार हो रहे हैं। निरीज, आपने संभल और इसका जो स्पेसिफिक मुद्दा उठाया, अगर उन मुद्दों की बात करें, कहा यह गया कि सर्वे नहीं हो रहा, उसको तोड़ा जा रहा, और वो इसलिए कि वहां पर जो वजू के बाद पानी बहता, पानी तो बिल्कुल ठीक कहा है कमिश्नर ने अपने बयान में कि भाई खुदाई के बाद मिट्टी बहती है कि पानी बहता है, और वजू खाने से पानी नहीं बहेगा तो क्या बहेगा, रोज ही बहता है रोज। कौन इस तरह की अफवाहें फैलाकर समाज की शांति को भंग कर रहा है? सर्वे होना, कानूनी पक्ष होना एक अलग बात है, कानून पेचीदा मसला है। राम मंदिर की लड़ाई भी इतने लंबे समय तक, जिसको कि जिस ये 1991 के कानून का हवाला दिया जा रहा है उससे भी परे रखा गया था, उसके बावजूद मसला तो कानून से ही हल हुआ ना। किसी पत्थर से, किसी तलवार से, किसी चाकू से वो मसला हल नहीं हुआ है। तो न इधर से चाकू चल सकता है, न उधर से पत्थर चल सकते हैं। ये मसला हल होगा तो आपसी समझौते से होगा। लेकिन मैं ये बात मानता हूं कि अगर उस जमाने में सभी तरह के धर्मस्थलों को तोड़कर उनके ऊपर, और वो उस, मैंने तो वो पढ़े हुए हैं, मैंने उस पर लेख लिखा है, पत्थरों पर ही लिखा हुआ है कि उस समय के जो आक्रांता थे, शासक थे, वो कोई कानून संविधान से बंधे हुए नहीं थे, वो अपने विचार से थे। भाई चमड़े के सिक्के चलाने की इच्छा हो जाती, चमड़े के सिक्के चला देते थे।
किसी को हंटर से छिलवाने की इच्छा होती तो छिलवा देते थे, चौराहे पर टांग कर मारने की इच्छा होती थी तो कर देते थे ना, जेल में जिंदगी भर रखने की, व्यक्ति का शासन होता था ना। अब उस व्यक्ति के शासन से लोकतांत्रिक शासन लड़ेगा तो मिसमैच है ना ये। हम पहले यही नहीं समझ रहे हैं। क्या हम कबीलों में जीना चाहते हैं? क्या हम उसी तरह की पुरातनपंथी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? उन्होंने इसलिए किया कि सन की थे, उन्होंने पत्थर पर खोद कर रखा है कि हमको लगता है कि शासन तभी चलेगा जब उस समय की सबसे बड़ी जो प्रतीक है धर्म की उसको तोड़ेंगे, तो उस संस्कृति का, वहां रहने वालों का मान मर्दन होगा और उस मान मर्दन के साथ शासन करने में हमें आनंद आएगा। इस खपती सोच को आप मानते हैं कि सही है तो आप मान लीजिए, फिर तो ये समाज हमेशा उसी काल में जिएगा जिस काल से हम निकल कर यहाँ आए। गलतियां हुई हैं, पहले तो देखिए, एक पक्ष तो ये भी समझना पड़ेगा कि गलती हुई है, धर्मस्थलों को तोड़ा गया है बुरी तरह से, मूर्तियों के सिर काटे गए हैं, शिवलिंग भंग किए गए हैं, सोमनाथ पर कितने, सब इतिहास है, इसको दोहरा के कोई फायदा नहीं है। अब दो ही रास्ते हैं, इस इतिहास को स्वीकार करके हम वर्तमान में एक नए समाज, नए भारत की रचना करें, और या फिर हम इससे लड़ते रहें और खूब खुदाई करते रहें। इन दोनों में से जो रास्ता हम चुनेंगे वही नए भारत की बात लिखेगा। कुछ जगहों पर समझौता हो सकता था, हुआ है, राम मंदिर में हुआ है, मथुरा, या तो ये तय कर लिया जाए, मैं इस बात से सहमत हूं कि भाई इतने धर्मस्थल जो हैं ये तो बहुत जरूरी हैं, ये प्रतीक हैं और इनमें आस्था का केंद्र है, और इनमें ऐसा हो गया था तो इसके साथ अगर एक बृहत्तर समाज जिएगा तो वो हमेशा कुंठित मानसिकता के साथ जिएगा, या जो भी पक्ष हो सकता है उसको, पर वो कोर्ट से ही हल हो। हाँ। ये व्यक्ति, भाई मुझे व्यक्तिगत स्तर पर लग सकता है, मान लीजिए मैं बहुत हिंदू हूँ, आत्मकेंद्रित हिंदू हूँ और अपनी आस्था को सर्वोपरि रखता हूँ, तो मैं मानूंगा कि ऐसा सब जगह हो जाए, लेकिन क्या मेरे मानने से देश चलेगा? जैसे एक शासक के मानने से उस वक्त पूरा शासन चल जाता था, आज वो जमाना तो है नहीं ना। केवल जो देश का लोकतंत्र से चुना हुआ शासक है वो सोच ले तो भी नहीं हो सकता ना। इस देश की व्यवस्था ऐसी थोड़ी कि प्रधानमंत्री सोच ले हो जाएगा, राष्ट्रपति सोच ले हो जाएगा। किसी भी लोकतांत्रिक, वो केवल वहीं होता है जहां तानाशाही चलती है। हम तानाशाही में तो नहीं जी रहे हैं। तो कोई व्यक्ति सोच ले उससे नहीं होगा, समाज सोच ले उससे भी नहीं होगा, होगा तो वो कानून से, लोकतंत्र से, जो व्यवस्थाएं, अगर उस व्यवस्था के तहत सर्वे का आदेश दिया गया था तो उसका सम्मान। अजमेर का इतना बड़ा विवाद फिर से खुल गया, मान लिया कि दुनिया में मशहूर है सब जगह, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर उसके नीचे भी मस्जिद के प्रमाण, मंदिर के प्रमाण निकलते हैं हिंदू प्रतीक, कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है ना। हम किस चीज से आंख मोड़ रहे हैं? हम किस सत्य को झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं? हुआ है, उन्होंने पत्थरों पर खोद कर लिखा है कि हम ऐसा ही करते थे। वो कौन लोग करते थे? उस समय के आक्रमणकारी करते थे। क्या आज का मुसलमान ये मानता है कि ऐसा ही होना चाहिए? तो फिर वो कर भी नहीं पाएगा ना। वो थोड़े ना उस तरह के आक्रमण वाले और राजतंत्र में जी रहे हैं, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। राजतंत्र के इतिहास की तुलना लोकतंत्र से जब भी करेंगे बहुत दिक्कतें आएंगी, घर्षण होगा, समाज में टूटन पैदा होगी, और उस टूटन में भारत को बिखेरने की कोशिश करने वाले लोग तैयार बैठे हैं। तभी तो वो छतों पर पत्थर इकट्ठे कर दे रहे हैं ना। जो इस पत्थरबाजी की सरपरस्ती कर रहे हैं उनको मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि तुम्हारी सरपरस्ती में जले हैं कितने घर सोचो, तुम्हारी सरपरस्ती में जले हैं कितने घर सोचो, कटे हैं कितने सर, इसका तुम्हें एहसास क्या होगा? बहा लो खून सड़कों पर, बहा लो खून सड़कों पर, मगर इतना तो बतला दो, वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा? हमने बहुत पहले से लोगों को कहते सुना है कि जो कौमें अपने इतिहास से सबक नहीं लेती हैं वो आगे आने वाले सदियों तक उसका परिणाम भुगतती हैं। तो आज की डेट में हमें ये डिसाइड करना है कि अपने इतिहास से सबक लेके हम कुछ एक कॉर्डियल माहौल ऐसा देश में बनाएं कि आगे आने वाली उसको, हमारी जो जनरेशन से उससे भुगते नहीं, देश हम आगे ले जाएं या नीचे ले जाएं, ये हमें डिसाइड करना है। ठीक है, अनुराग सर की बात में एक चीज में थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। क्या ये इतिहास से सीखने और समझने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ हिंदू बहुसंख्य समाज की है या बाकी लोगों की है? और दूसरा, समझौता करने की, उसे मान लेने की जिम्मेदारी की जो है, जैसा है वैसा ही उसी के साथ हम भविष्य की तरफ देखेंगे, ये भी जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुओं की है? क्योंकि एक चीज और भी है कि आज भी जगह जगह आपको फ्लाईओवर के ऊपर भी, रेलवे स्टेशन के ऊपर भी ऐसे प्रतीक मिल जाते हैं जो पिछले 10 साल या 2-4 महीने में बन रहे हैं। तो ये मानना गलत है कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ बहुसंख्य समाज की है, वो मानना और ये सोचना गलत है। कहीं ना कहीं इसको अगर रोकना है तो सबने समझना पड़ेगा, और नहीं समझना है तो फिर किसी ने नहीं समझना पड़ेगा। और इससे मैं बिल्कुल सहमत हूं। उत्तराखंड के जंगलों में जिस तरीके से धर्मस्थल उभर आए, हमने भी देखा, जो सुरक्षित वन क्षेत्र थे जहां पर किसी को जाने की मनाही है, एक ईंट रखने की मनाही है, वहां पर अगर इतने बड़े बड़े धर्मस्थल रातों रात आए तो कोई, पर ये षड्यंत्र जो लोग कर रहे हैं उनको बेनकाब
करना पड़ेगा। उनके पीछे जो लोग पत्थरबाजी के लिए खड़े हो जाते हैं ना, आप सुनिए वहाँ के डीएसपी का क्या बयान है कि तुम लोगों को यार पुस्तकें थामने की उम्र में पत्थर थाम रहे हो और नेता भड़का रहे हो और तुम भड़क जा रहे हो। दुकान तो नेता चला रहा है ना। इस तरह के धर्मस्थल बनाने की साजिश किसी ने रची है, उस साजिश को बेनकाब करना सरकार का, प्रशासन का काम है। और एक ईंट वहां जहां नहीं रखी जा सकती जंगल में, वन क्षेत्र में, वहां ऐसे धर्मस्थल बन कैसे जा रहे हैं रात रात? नहीं बनने चाहिए। तमाम अहम सवाल है। देखिए अब इन सवालों के जवाब आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए खबरों के खिलाड़ी में वरिष्ठ पत्रकारों की राय आपने सुनी है, सियासत इस पर खूब हो रही है, लेकिन केवल सियासत से काम नहीं बनने वाला। आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह की चीज़ें और होनी चाहिए? और सर्वे है तो सर्वे से दिक्कत क्यों? कानूनी तौर पर अगर कोई बात हो रही है तो उस पर दंगे जैसी स्थिति क्यों? ये सबसे बड़ा अहम सवाल है और सब अपने अपने हिसाब से रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन आपको भी समझना होगा। और आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में आकर जरूर हमें बताइएगा, ताकि अगले कार्यक्रम में हम उन सवालों को उठा सकें। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद और अमर उजाला से जुड़े रहिएगा। खबरों के खिलाड़ी लगातार आगे भी देखते रहेगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।